हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जो भारत में चीज़ों की कीमत होती है वो ऑन एन एवरेज 6 या 7% से बढ़ती है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन जो चीज़ों की इंडिविजुअल कीमत होती है वो अलग अलग दरों पे बढ़ती है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप इस चार्ट को देखिए, आपको स्टोरी बेटर समझ में आएगी। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है फूड एंड बेवरेजेस का, वो करीब करीब 2% के आसपास है। सिमिलरली जो सिगरेट्स हो गई, तंबाकू हो गई, इन सब चीज़ों में करीब करीब 4.5-5% के आसपास है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो इंडिविजुअल चीज़ों की कीमत होती है वो अलग अलग दर से बढ़ती है। और इसी कड़ी में आती है मेडिकल इन्फ्लेशन, यानी कि हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ना। वो इन्फ्लेशन भारत में अभी 14% के आसपास है। इसीलिए इंश्योरेंस के बारे में समझना और सही इंश्योरेंस खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस वीडियो पे मैं आपसे 3 बातें करने वाला हूं। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। सबसे पहली बात कि आपको इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इंश्योरेंस खरीदते टाइम आप क्या मुख्य बातों का ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कवर कितने का लेना चाहिए, नेटवर्क हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये कुछ मुख्य बातें हो जाती हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरा और फाइनल पॉइंट कि मैंने कौन सा इंश्योरेंस खरीदा और क्यों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो से रिलेटेड मैंने जो भी रिसर्च करी है, मैंने डिट्टो की टीम के साथ मिलकर वो रिसर्च करी है। डिट्टो एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे इंश्योरेंस खरीदने के लिए। मैंने अपना खुद का इंश्योरेंस भी डिट्टो के थ्रू खरीदा है। वो कोई स्पैम कॉलिंग नहीं करते। आप जाके फ्री में उनके इंश्योरेंस एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, पूरी चीजें समझ सकते हो कि आपको कौन सा इंश्योरेंस जमेगा नहीं जमेगा, एंड उस हिसाब से अपना डिसीजन भी ले सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप इंश्योरेंस खरीदना भी मत। लेकिन आप मेजर पॉइंट समझ लीजिए इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारी लाइफ, फाइनेंशियल प्लानिंग, सारी चीजों से रिलेटेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस खरीदना इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड इसके लिए मैं आपको 2 सिंपल सी स्टोरीज बताऊंगा। तो 2020 का मंजर सबको याद होगा कि कोविड की क्राइसिस हुई थी। काफी सारी फैमिलीज में बहुत सारे प्रकार की क्राइसिस आई एंड काफी सारे लोग फाइनेंशियली बैंकरप्ट भी हुए। एंड उसी कड़ी में मेरा एक दोस्त भी था। तो मेरा एक दोस्त है, वो रियल एस्टेट का काम करता है एंड उसका मेजर पैसा सिर्फ रियल एस्टेट में ही है। उसने और किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं किया। उसने मुख्यतः अभी तक उसकी फैमिली रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करती है एंड वो ठीक ठाक करती है। उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो 2020 में मेरे दोस्त की फैमिली को कोविड हुआ एंड रिजल्टेंटली उनको हॉस्पिटल में जाके इलाज भी कराना पड़ा। एंड उस टाइम पे कोविड का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता था। तो टोटल बिल जो उसने मुझे बताया था, मुझे पता नहीं है इंडिविजुअल फैमिली मेंबर के लिए था कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का एग्रीगेटेड था, लेकिन वो करीब करीब 70-75 लाख रुपए के आसपास आया था। ये अनहर्ड स्टोरीज नहीं है। अभी आप जाके बोलोगे कि नहीं यार, आप कमेंट डाल दोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, 75-75 लाख थोड़ी आता है। नहीं, आप जाके पता करो, सच में बहुत ज्यादा खर्चा था एंड मेरे दोस्त को वो खर्चा उठाना पड़ा। तो उस टाइम पे मेरे दोस्त की जो प्रॉपर्टीज थी, तो उसे कुछ प्रॉपर्टीज बेचनी भी पड़ी, क्योंकि जो आराम से अवेलेबल मनी था वो उसके पास था नहीं। तो उसे अपनी लिक्विडेट करनी पड़ गई काफी सारी रियल एस्टेट। तो उसके बाद वो फाइनेंशियली काफी वीक हो गया। तो मुख्य मैसेज जो मैं स्टोरी से देना चाहता हूं, मैं ये देना चाहता हूं कि हमें पता नहीं है कि हमारे साथ किस तरीके की हेल्थ क्राइसिस होने वाली है। हम में से कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट से चीजें नहीं चलाते। फॉर एग्जांपल, हमारे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट नहीं होते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप अपनी रिस्क मिटिगेट करो इंश्योरेंस खरीद के। तो ये तो हो गई पहली स्टोरी। अब आप बोलोगे कि यार कोविड था, ठीक है, हो गया, इस तरीके की आपदा आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर 5-7 साल में आएगी। तो अब इंश्योरेंस खरीद के करना क्या। तो अच्छा ठीक है, एक थोड़े से और जनरल टॉपिक पे बात करते हैं, रोड एक्सीडेंट्स को लेकर। तो यहाँ से आप डेटा देख सकते हो और आपको पता चलेगा, और ये स्टडी करी गई थी 2015 से 19 के बीच में। तो हर साल करीब करीब 150,000 यानी कि 1.5 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है। तो अब ये तो मृत्यु और डेथ का डेटा हो गया, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड होते होंगे, हॉस्पिटलाइज होते होंगे, उसमें उनके खर्चे भी होते होंगे। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया में जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 14% से बढ़ रहा है। अब आप सोच के देखो ऐसा हो क्यों रहा है। इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट वजह आती है। सबसे पहली वजह आती है कि भारत में जो इनफॉर्मल हेल्थ केयर जो होता था, नीम हकीम करने वाले लोग, वो अब कम हो रहे हैं और जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर है वो बढ़ रहा है। अब जैसे कि लोग फॉर्मल हेल्थ केयर अपनाएंगे तो उससे खर्चा भी बढ़ेगा। तो इसलिए मेडिकल की कॉस्ट में इन्फ्लेशन आना बिल्कुल अनिवार्य है और आ रहा है। अब दूसरा मुद्दा आता है राइजिंग इनकम लेवल। राइजिंग इनकम लेवल का मतलब कि आपने देखा होगा कि आसपास जो आपके लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ रहा है। आज से 30-40 साल पहले हार्डली किसी के पास गाड़ियां होती थी, लेकिन अब अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार में हो सकता है कि आपके पास किसी ना किसी तरीके की व्हीकल हो। मे बी 4 व्हीलर ना हो, लेकिन 2 व्हीलर होगी। तो आपने इस तरीके के लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन देखे होंगे। ऐसे होते क्यों है? बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं। तो भारत में जैसे जैसे लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में जाके अपना इलाज कराते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिए आपने नोटिस भी करा होगा कि अगर आप दिल्ली, मुंबई टाइप के शहरों में चले जाओ अपना इलाज कराने, तो बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। वो क्या दर्शाती है? वो सिंपल ये दर्शाती है कि डिमांड ऑफ हेल्थ केयर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इंडिया में, और आगे चल के इसकी कीमत
कीमतें और ज्यादा ही बढ़ेंगी। तो इसलिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि आगे चल के सस्ता हो जाएगा, चलो तब देख लेंगे, अभी थोड़ा सा टाल देते हैं। तो ऐसी टाल मटोली ना करिएगा, क्योंकि इससे आपका काफी भारी नुकसान होगा। क्योंकि जो आप अभी प्लान ले लोगे वो आपका काफी टाइम तक लॉक इन हो सकता है। आप अपने इंश्योरेंस एक्सपर्ट से चेक कर लेना ये चीज। लेकिन आप जितनी जल्दी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लोगे उतने आप फायदे में रहोगे। तो इसी कड़ी से जुड़ी मैं आपको कुछ मुख्य बातें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता देता हूं। तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाते हो तो सबसे पहले दिमाग में सवाल ये आता है कि यार मुझे अपने खुद के लिए खरीदना चाहिए कि मुझे अपनी फैमिली के लिए खरीदना चाहिए। तो चलिए ये पॉइंट मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। तो मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा। मैं अपने आप को अपने पेरेंट्स से अभी अलग हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मैं 25 ईयर से ऊपर हूं, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स को एक अलग फैमिली की तरह ट्रीट करा जाता है। अगर मैं 25 से कम होता तो मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली में होते। तो ये इंश्योरेंस वालों का कहना है। तो मेरी फैमिली में 3 लोग हैं। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं कि मान लो मैं एक प्लान ऐसा खरीद लेता हूं कि मैंने 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर अपने लिए खुद के लिए ले लिया, वर्सेस ऑप्शन भी मेरे पास ये है कि मैं 20 लाख रुपए का कवर अपने 3 लोगों की फैमिली के लिए ले लूं। तो इसमें बेहतर ऑप्शन क्या होगा? तो मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जिसमें मैंने 20 लाख रुपए का कवर अपने 3 लोगों की फैमिली के लिए ले लिया है। ऐसा क्यों, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो मान लीजिए हमारी फैमिली में किसी को कुछ दिक्कत आती है एंड उसे एडमिट होना पड़ता है, तो ये जो 20 लाख रुपए का कवर है ये तीनों में यूज हो सकता है। अगर मैंने अपने लिए ही सिर्फ 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया होता तो सिर्फ मैं वो चीज अवेल कर पाता। तो इसलिए अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो अपनी फैमिली के लिए ले रहे हो तो एक ज्यादा अच्छा कवर बन जाता है विज अवेज अगर आपने अपने खुद के लिए ले लिया। अब दूसरा सवाल आता है कि अच्छा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी? सारी चीजें कवर होंगी, सारी बीमारियां कवर होंगी। अब ये आपको एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट से एक बार पूछना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली ये एक अधिकतर इंश्योरेंस पॉलिसीज में देखा गया है कि अगर आप एक फिट इंडिविजुअल हो, इंश्योरेंस लेते टाइम आप फिट हो, आपको कोई बीपी, हार्ट डिजीज वगैरह वगैरह नहीं है, एंड अगर आप इंश्योरेंस ले लो तो मोस्टली आपकी सारी बीमारियां उसमें कवर हो जाती है। अगर आपको आगे चल के किसी तरीके का मेजर एलिमेंट होता है तो जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसमें मेजर पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं? अब एक्चुअली मेडिकल ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से पलट के पूछोगे कि अच्छा दवाइयां इसमें कवर्ड होती हैं, अब वो आपको पता करना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली नहीं होंगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अच्छा डोमिसाइल केयर कवर्ड होती है? अब डोमिसाइल केयर का मतलब क्या, कि जैसे आपने देखा होगा कि जब कोविड के टाइम पे लोगों को दिक्कतें आई थी तो वो हॉस्पिटल में जाना चाहते थे, लेकिन हॉस्पिटल में बेड्स ही नहीं मिलते थे। तो डॉक्टर और उनकी टीम बोलती थी कि आप घर पे एक तरीके का सिस्टम बना लो, वहां पे आके हम अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भेज देंगे एंड आप वहां पे अपना एक सेटअप बना लेना। तो काफी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको ये सुविधा देती हैं कि अगर आप डोमिसाइल केयर का ऑप्शन लेना चाहते हो तो वो आपको अवेलेबल करा देंगी या फिर उसका रीइंबर्समेंट कर देंगी। अब इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन आती है जिसको बोलते हैं सब डिजीज क्लॉज स्पेंड। तो एक थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज है, तो मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूं। तो मान लीजिए आपने कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली जिसमें लिखा गया है कि अच्छा इस इंश्योरेंस के अंतर्गत आप इस एक्स बीमारी पे, मान लो कि किडनी ट्रांसप्लांट पे, आप 5 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा का खर्चा हुआ तो आपको एज ए क्लाइंट भुगतना पड़ेगा। तो कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसमें सब डिजीज क्लॉज स्पेंड वाला भी एस्पेक्ट इंक्लूडेड होता है। तो आपको ऐसी पॉलिसीज यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए, या फिर आप इंश्योरेंस एक्सपर्ट से पूछें, पूरा सिस्टम समझ लें, उसके बाद लें। लेकिन ये सब डिजीज क्लॉज स्पेंड वाला जो एस्पेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैंने बहुत सारी ऑनलाइन कंप्लेंट्स पढ़ी हैं जिसमें लोग खरीद लेते हैं इंश्योरेंस बिना सोचे समझे, एंड फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि यार हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में तो ये सब डिजीज क्लॉज स्पेंड भी था। अब मैं फाइनली आपको 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा आता है नेटवर्क हॉस्पिटल का। अब नेटवर्क हॉस्पिटल एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। तो मान लो आपने HDFC का इंश्योरेंस खरीदा और उसके नेटवर्क में एक हॉस्पिटल आता है अपोलो हॉस्पिटल। तो HDFC बोलेगा कि अपोलो हॉस्पिटल जो है वो हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में आता है। तो अगर आपको कोई तकलीफ हो और अगर आप जाके अपना इलाज कराना चाहते हो अपोलो हॉस्पिटल, आप आराम से जाके चले जाओ, कोई समस्या नहीं है। वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी कैशलेस फैसिलिटी। कैशलेस फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? इसमें इंश्योरर, मान लो HDFC, वो डायरेक्टली अपने नेटवर्क हॉस्पिटल अपोलो को कर देगा। इसमें आपको पैसा पहले से देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हो तो हो सकता है उसमें आपको कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। उसमें क्या अवेलेबल होता है? उसमें होता है रीइंबर्समेंट, कि आप पहले पैसा दे दो, एटलीस्ट कुछ पार्ट ऑफ द पैसा दे दो, और जो आपका पैसा चला गया है वो आप जाके क्लेम कर सकते हो अपने इंश्योरर से जिससे आपने पॉलिसी खरीदी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फैसिलिटी हो जाती है, इसलिए आपको नेटवर्क हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम। अब इसी कड़ी से जुड़ा एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं को पेमेंट ऑप्शन। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये ना काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है। को पेमेंट क्लॉज का मतलब होता है कि आप और जो इंश्योरर जिससे आपने इंश्योरेंस खरीदा है वो मिल के पेमेंट करेंगे। अब ये तो लगेगा कि यार ये तो बहुत मजेदार वाली बात है कि मिल के पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज होती है और इंश्योरेंस बेचते टाइम आपको बहुत अच्छे वादे कर दिए जाते हैं
कि आपको प्रीमियम कम भरना पड़ेगा। आपको प्रीमियम पे हम 15% डिस्काउंट दे देंगे। मान लो कि आपने 10 या 20 लाख रुपए का कवर खरीदा, आपका प्रीमियम हाइपोथेटिकली मान लो 20,000 रुपए निकल के आ रहा है, आप तो इंप्रेस हो जाओगे कि यार 15% पैसे बच रहे हैं, चलो को पेमेंट करवा लेते हैं। लेकिन इसमें इशू ये हो जाता है कि ट्रीटमेंट के टाइम पे आप हॉस्पिटल गए, आपका बिल आया, उसमें इंश्योरर नहीं पे करेगा। उसमें इंश्योरर बोलेगा कि हमने को पेमेंट साइन करा था आपके साथ, तो आप करो 60%, 70%, हम करेंगे 30%। तो ये इशू हो जाता है को पेमेंट क्लॉज में। तो जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी डिट्टो के इंश्योरेंस एक्सपर्ट से पूछ लेना, वो आपको बेटर राय दे दे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि मुझे कवर कितने का खरीदना चाहिए। अब ये तो इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने बहुत बड़ा कवर खरीद लिया तो आपका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा जाएगा। तो एक सही अमाउंट क्या होता है वो एस्टिमेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और इसी से रिलेटेड काफी ज्यादा पुश बेस्ड सेलिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कॉमेंट्री दिखा देता हूँ, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने का कवर खरीदना है। तो यहाँ पे आप पहली कमेंट्री देख सकते हो, जिसमें इंश्योरेंस एक्सपर्ट बोलते हैं कि आपको 15 से 20 टाइम्स अपनी एनुअल इनकम का कवर खरीदना चाहिए। तो मान लो अगर आपकी एनुअल इनकम 2 लाख रुपए है, तो उसका 20 टाइम कितना हुआ, 40 लाख रुपए। तो ये तो एक मेथड हो गया कवर का एस्टिमेशन का। तो मैं आपको अलग अलग इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स की कमेंट्री बता देता हूं, उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने का कवर खरीदना चाहिए। अगर आप एब्सोल्यूट मिनिमम एस्टिमेट कर रहे हो कि मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस कितने का खरीदना चाहिए, प्लीज नोटिस करिएगा वर्ड मिनिमम। तो मिनिमम कितने का खरीदना चाहिए, वो हो गया 50% ऑफ योर एनुअल सैलरी। मान लो आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए, तो आपका कवर कितना बन जाता है हेल्थ केयर का, 5 लाख रुपए। अगर आपको और अप्रोक्सीमेट करना है तो आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि एवरेज खर्चा कितना होता है बीमारियों पे किसी भी मेजर एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट से रिलेटेड कोई मेजर एलिमेंट होता है तो उसमें खर्चा कितना आने वाला है। फिर आप अपनी फिटनेस लेवल वगैरह वगैरह चीजों को एस्टिमेट करते हुए अपने कवर का अमाउंट बढ़ा या घटा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि जो आप बेस कवर खरीद रहे हो उसके ऊपर आप एक टॉपअप भी खरीद सकते हो। इस तरीके के प्लान्स को बोलते हैं हाइब्रिड प्लान्स। मान लो कि अगर आपने एक बेस कवर खरीदा 5 लाख रुपए का, लेकिन आपको लग रहा है कि यार हार्ट एलिमेंट्स का ट्रीटमेंट तो 20-25 लाख रुपए तक का भी हो सकता है, तो आप एक हाइब्रिड प्लान खरीद सकते हो जिसके अंदर एक टॉपअप आता है। तो आपको बता देते हैं कि आपको टॉपअप कितने का खरीदना है। तो मान लो कि आपने टॉपअप खरीदा 25 लाख रुपए का, तो ये जो 25 लाख रुपए का टॉपअप होता है, इस पे आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू जो आपका बेस प्लान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। और फाइनली मैं रिवील कर दूं कि मैंने कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा था। तो मैंने HDFC एर्गो का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा था। अब मैंने क्यों खरीदा था, आपको भी वही खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो उसके लिए आप कृपया करके डिट्टो के हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट से बात करें, क्योंकि हर एक के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर के केस में। फॉर एग्जाम्पल मैं मोस्टली अभी गोवा में हूँ, मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, तो गोवा दिल्ली मेरा मेजर नेटवर्क है। तो मुझे ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा जहाँ पे मुझे मैक्सिमम नेटवर्क हॉस्पिटल्स मिले। तो आपको ये छोटे छोटे से फाइनर पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, और जो मैंने आपको पहले बातें बताई आप उनको भी ध्यान में रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का नंबर 1 रूल है। नंबर 2, आप सही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे और थोड़ी सी रिसर्च करके हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे फिर से जल्द मिलता हूँ।